आजादी से लेके आज तक इस मुल्क के अजीम हिंदुस्तान के अंदर उस दौर से लेके आज तक है जिस वक्त अंग्रेजों का कब्जा इस मुल्क के अजीम हिंदुस्तान पर था, तो हमारे वही उलमाए इकराम मदरसों से मस्जिदों के मीनारों से इनकलाब का नारा बुलंद किया। ये वही उनकी औलाद है। गली गली घूमती है और अपने पार्टी के परचम को लहराती है और अपनी पार्टी के विधायक के बारे में प्रचार करती है। इसी तरह आपकी मेरी जमात कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम की बुनियाद पर और इस मुल्क की तरक्की की बुनियाद पर इस शहर की तरक्की के लिए जद्दोजहद करने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, हमने बहुत से लोगों को अपनाया, उन पर भरोसा किया, एतमाद किया, उनको अपना विधायक बनाकर अपने वोट उसके हक में इस्तेमाल कर उनको कामयाब बनाया। नतीजा क्या निकला कि आज भी हमारी बस्तियों में कोई ऐसा डेवलपमेंट काम नहीं है, कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं है। अरे हद तो ये है कि हम जिन गांवों में, जिन देहातों में, जिन बस्तियों में हम जा रहे हैं, मैं बहादुरगंज असेंबली की बात कर रहा हूं, उन बस्तियों के अंदर सही चलने के लिए रोड तक नहीं है। वोट हमारा लेते हैं और हमको रोड तक नहीं देते। वोट हमारा लेते हैं, हमारे पास सही बिजली का इंतजाम नहीं है। रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट आती है ताकि उन बस्तियों में अंधेरा ना रहे, लेकिन आज आपके बस्तियां पूरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। कहीं पे एक स्ट्रीट लाइट का गोला नजर नहीं आया। मैं ऐसे विधायक को चैलेंज करता हूं कि हमारे शहर का एक मामूली सी इब्तिदाई या एक मामूली सी मजलिस के वर्कर के मुकाबले में ये विधायक कुछ नहीं है। क्यों कि अगर हमारे शहर में अगर एक गला रहता है तो कई लोग उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर रास्ते हम देख रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ देहात के अंदर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि यहाँ चलने के लिए रोड बराबर नहीं है। अगर एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी को रुक जाना पड़ता है। बाद गलियों में एक मोटरसाइकिल जाने का रास्ता बराबर नहीं है। अगर एक मोटरसाइकिल जाती है तो दूसरी मोटरसाइकिल नहीं आ सकती। ये अफसोस की बात है। और हम से ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे जरा विकास का काम कर रहे हैं। अरे कौन से विकास का काम कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ उस कांग्रेस के विधायक से जो बुलंदबान दावा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे हमने तुम्हारे हल्के असेंबली के अंदर बहुत से बस्तियों में घूम कर देखा, सही वहां पर किसी चीज का इंतजाम नहीं है, चलने के लिए रोड का नहीं है, ना लाइट का बराबर इंतजाम है, ना मासूम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई स्कूल का इंतजाम है, ना कोई ऐसा दवाखाना है जो बस्ती दवाखाने के नाम से कोई ऐसा दवाखाना हमको नजर नहीं आया। अगर कहीं कोई दवाखाना गवर्नमेंट का है तो वहां पे कोई बड़ा डॉक्टर नजर नहीं आया। नर्स है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है। अगर कहीं गवर्नमेंट का स्कूल है तो वहां पे टीचर है तो हेडमास्टर नहीं है। कोई ऐसे टीचर या कोई ऐसी तालीम हमको नजर नहीं आई। अगर हम दीनी मदरसे के जरिए बच्चों को अगर इल्म देते हैं तो यहाँ की प्रशासन परेशान हो जाती है और ये विधायक खामोश घर में बैठे हुए रहते हैं। तो हम किस बुनियाद पे इनको वोट देना चाहिए? उसके बरखिलाफ मेरी जमात कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आज आप देखिए हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में घूमकर दलित मुस्लिम को मुत्तहिद और एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो दलितों के साथ नाइंसाफी हुई है, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके लिए एक जुट जमा कर ये बताना चाह रहे हैं कि मुल्क की आजादी से लेके आज तक हम पर कितना जुल्म हुआ है। मुल्क की आजादी से लेके आज तक
हमारी बस्तियों को किस तरीके से अंधेरे के ढेर में रखा गया है, हमारी तरक्की को किस तरीके से बिल्कुल नाकारा करके रख दिया गया है। आज असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सीमा आंचल के मसाइल को उठाते हैं। आर्टिकल 330 के जरिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सीमा आंचल के मसाइल को उठाते हैं। उससे पहले कोई सीमा आंचल की बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं किया। मेरे और आपके सदर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। उससे हटकर जब आज सीएए एनआरसी का मामला आया, यानी हमको हमारी शनाख्त पूछा जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो हमको हमारी शनाख्त पूछ रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो हमको हमारा देना पर्चा पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पे कब से हैं। मेरे अजीज दोस्तों सुनो, ऐ भारतीय जनता पार्टी वालों, ऐ कांग्रेस के लीडरों सुनो, हम इस मुल्क की आजादी से लेके आज तक इस मुल्क के अजीम हिंदुस्तान के अंदर उस दौर से लेके आज तक है जिस वक्त अंग्रेजों का कब्जा इस मुल्क के अजीम हिंदुस्तान पर था, तो हमारे वही उलमाए किराम मदरसों से मस्जिदों के मीनारों से इनकलाब का नारा बुलंद किया। ये वही उनकी औलाद है, हम उन्हीं की औलाद है। जिस वक्त इस मुल्क के अजीम हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, हमारे कई उलमाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जब जाकर ये मुल्क अजीम हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद मुल्क के अंदर आज हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी शनाख्त क्या है, तुम घुसपैठे हैं। अरे हम घुसपैठे नहीं है, तुम घुसपैठे हैं। ये हम यहाँ के मालिक है, ये जायदाद हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर हजारों साल हुक्मरानी की है। हजारों साल ये मुल्क अजीम हिंदुस्तान पर हमने हुक्मरानी की है, बादशाहत की है। आज तुमने इस सोने की चुड़िया को कंगाल चौकड़ी बनाकर रखा है, और हमसे सवाल किया जाता है कि आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जब इसके ऊपर बहस हुई तो कोई भी कांग्रेस का लीडर या कोई भी कांग्रेस का नेता इस पे मुबाहस करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर शेर दक्कन, शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा, नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर कहा कि मैं ये काले कानून को नहीं मानता, ये मुल्क मेरा है, इस मुल्क के अजीम हिंदुस्तान पे हमने कुर्बानी दी है। उस काले कानून के पेपरों को फाड़ के फेंकने वाली ताकत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। क्या हमारा विधायक यहाँ का कभी इस मामले में बात किया? क्या कभी आपके बुरे वक्त पर या आपके लिए कोई यहाँ तरक्याती काम के लिए आया? आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस शहर हैदराबाद से आया हूँ, उस शहर हैदराबाद के अंदर तेलंगाना की हुकूमत है, वहां पे हमारे 7 विधायक है, और तेलंगाना की हुकूमत में हमारे 7 विधायक है, और असदुद्दीन ओवैसी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद है। लेकिन हुकूमत तेलंगाना बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बगैर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के कोई जियो ला सकती है, ना कोई एजेंडा पास कर सकती है। ये हमारी ताकत है, ये हमारी जुस्तजू है। हम वही चाहते हैं कि बिहार के अंदर भी अपनी यही ताकत होना चाहिए, और पटना की हुकूमत बगैर आपके मशवरे के पटना के अंदर कोई कानून पास नहीं करना होगा। इसके लिए आपको मुत्तहिद होना होगा। आपको बताऊं मैं, हमारे शहर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर 16 ऐसे स्कीमात है। एक शादी मुबारक के नाम पे गरीब बच्ची की अगर शादी हो तो 1,01,016 रुपए दिए जाते हैं हुकूमत तेलंगाना की जानिब से। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी का जरिया है। और हर बस्ती के अंदर 5-5 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। छोटे छोटे दवाखाने जो बस्ती दवाखाने के नाम से कायम किए गए हैं, ताकि हमारी माँ और बहनों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और उससे हटकर तालीम के मैदान में अगर देखें तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से, उससे हटकर अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं
तो हुकूमत तेलंगाना से स्कॉलरशिप हासिल की जाती है और स्कॉलरशिप के जरिए वो प्राइवेट स्कूलों की फीस भी पहुंचती है। उससे हटकर मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, उससे हटकर अगर बच्चा किसी और मुल्क में जाके अगर तालीम हासिल करना है तो उसके वास्ते 10 से 20 लाख रुपए का जो है ना पैकेज दिया जाता है। ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस की सोच है, ये असदुद्दीन अवैसी की सोच है, ये अकबरुद्दीन अवैसी की सोच है। क्या आप पटना के अंदर, बिहार के अंदर इन स्कीमात को लाना पसंद करते हैं या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस स्कीमात को लाना है तो यहां पे आपके विधायक को जिताना होगा, इंजाम नईमी को। इंजाम नईमी की कामयाबी आपकी तरक्की की होगी, क्योंकि आज पूरे मुल्क में सबसे बड़ी बदहाली अगर हमने देखी है, बस से पत्थर अगर हाल देखे तो हम सीमा आंचल के अंदर देखे, जहां पे मेरे माँ और बहनों की, मेरे घरों की तादाद 100% मेरी आबादी है, वहां पे कोई सही इंतजाम नहीं है। तो मेरे भाई, आज हमको गौर करना होगा। आज अगर पटना की असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज्यादा से ज्यादा अगर एमएलए रहे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा। तेलंगाना के अंदर जो स्कीमात है वो पटना के अंदर, बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर जरूर आएंगे। आपका इत्तेहाद आएगा। तो हम ये तड़प और ये सोच लेकर आपके दरमियान में आए हैं कि मजलिस यही चाहती है, असदुद्दीन अवैसी यही चाहते हैं कि बहादुरगंज के अंदर तरक्की हो, बहादुरगंज के अंदर तरक्की हो, बहादुरगंज के अंदर भी एक अच्छे अस्पताल आए, बहादुरगंज के अंदर भी अच्छे स्कूल आए ताकि इन बच्चों को सही तालीम मिल सके, बहादुरगंज के अंदर भी अच्छे रोड पड़े ताकि हमको चलने और फिरने के लिए भी अच्छे रास्ते मिल सके। बहादुरगंज के अंदर भी मेरी माँ और बहनों के लिए टेलरिंग सेंटर आए ताकि मेरी माँ और बहनें टेलरिंग सेंटर के जरिए कुछ रोजगार हासिल कर सके। ये मजलिस की सोच है। मैं आपसे यही बात चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत जुल्म सहा है। हमने इस मुल्क की आजादी से लेके आज तक कभी हम गांव कशी का निशाना हुए तो कभी 3 तलाक के मामले पर हमारी बस्तियों में अंगार मचाया गया, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे हमको कटाया गया। आज जरूरत इस बात की है, हमको मुत्तहिद होना है, मुनज़्ज़म होना है, मजलिस को, अंजाम नईमी को कामयाब बनाना होगा। क्योंकि पतंग छाप आपकी तरक्की का निशान है, पतंग छाप आपकी मजबूती का निशान है। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं आपके पास, कांग्रेस का नाम लेकर आपको डराए गए, 16 साल की बधाई देंगे, 16 साल के अंदर हम ये कहेंगे, लेकिन आप बेहतर जानते हैं मेरे से कि आपके पास कौन सी तरक्की हुई है। सवाल करें उन लोगों से जो आपसे पंजा छाप पे वोट मांगने